एनसीईआरटी क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तीन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इसमें करीब करीब, और उसके आगे देखेंगे। 3 चैप्टर में हम देख चुके हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ तक। अगला चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये सभी एक साथ पढ़ने वाली चीजें इन्होंने अलग मतलब व्यतिक्रम में दिया हुआ है, प्रॉपर अरेंज नहीं है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम चैप्टर्स देखेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 4 में इन्होंने दिया हुआ है कि महासागरों महाद्वीपों का वितरण, डायरेक्टली जंप कर गए हैं ये ओशंस पे, और कॉन्टिनेंट कैसे वितरित हुए हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में कहते हैं कि कैसे खनिज एवं शैल, हालांकि यहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें यहाँ दी नहीं है, संकल्पना काफी कठिन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन हम डील करेंगे आसान भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा या किसी भी स्टेट सर्विसेज में पूछा जाएगा। तो जो परीक्षा के लिहाज से इसमें महत्वपूर्ण है बस हम देखेंगे उतना ही, बाकी हर चीज इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। चैप्टर 6, 7, चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 ये तीनों एक साथ रिलेटेड चैप्टर हैं। महासागर का वितरण, भूआकृतिक प्रक्रियाएं, भूआकृतियां उनका विकास, ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने योग्य हैं। तो सबसे पहले हम संकल्पना पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड चैप्टर्स में देखेंगे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अभी तक हमने ये देखा कि जो पृथ्वी का वर्तमान मैप है, एटलस है, वो इस तरह से बना हुआ है कि इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप दूर दूर दिखाई देंगे, बीच में महासागर दिखाई देंगे। लेकिन थियरी ये कहती है, संकल्पना ये कहती है कि पहले पानी पानी एक साथ था जिसको कि पैंथलासा बोलते थे, और लैंड यानी कि जो जमीन थी, लैंडमास एक ही साथ था जिसको कि पैंजिया बोलते थे। आज भी पैंजिया और पैंथलासा ही बोलते हैं। पैंजिया 2 पार्ट में टूटा, सबसे जो उत्तरी भाग था वो लॉरेशिया था जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड जिसका भारत एक पार्ट हुआ करता था। सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ करके जब चेंजेस आते रहे तो इस तरह से वर्तमान में मैप बना। अंगारा लैंड ऊपर था, लॉरेशिया जिसको बोलते हैं, उसी से गोंडवाना लैंड टकराया, हिमालय बना, इंडिया टूट के अलग हुआ। तो ये सारी चीजें आगे सब्सिक्वेंटली होती रही और पिछले भागों में हमने पढ़ा भी है। अब उसके आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले महासागरों महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ है, और चैप्टर नंबर 6 और 7 ये एक साथ देखेंगे। फिर खनिज एवं शैल लास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड बहुत कम चीजें हैं। एक चीज छूटी हुई पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो है वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी, वो इसी में कवर होगा। जब हम 4, 6, 7 पढ़ेंगे एक साथ तो उसमें ये चीजें कवर होंगी। लेक्चर्स 2-3 एक साथ रहेंगे, उनको सबको साथ में ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। और अगर आपके पास NIS की बुक उपलब्ध है, आज हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं NIS की बुक। मैं आज डाल दूंगा NIS की बुक हिंदी भाषा में PDF फाइल, उसमें 1-2 चैप्टर मिसिंग है, तो वो आप वहां से मतलब उसको हम नोट करा देंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल एक बात याद रखिएगा कि NIS की जो भूगोल की किताब है, ज्योग्राफी की किताब है, वो NCERT से बेहतर है। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ये NIS की बुक है, देखिए, विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। इसका कंप्लीट लेक्चर जितने भी इसके चैप्टर्स हैं वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्सिक्वेंटली हम हाईलाइट भी इसको करके दे रहे हैं धीरे धीरे। अभी 4-5 चैप्टर ही हाईलाइट हुए हैं, हाईलाइट करके दे देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। और जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें NIS और NCERT दोनों मिक्स करके मतलब हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ छूटने नहीं पाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 हमें देखना है महासागरों महाद्वीपों का वितरण, 6 देखना है भूआकृतिक प्रक्रियाएं, भूआकृतियां उनका विकास, चैप्टर नंबर 7। ये तीनों एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। NCERT में थोड़ा क्रम सही तरीके से नहीं है, इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसा कि जिससे कोई चीज हमारी छूटने ना पाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होगी। अभी तक अर्थ में हमने देखा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पैंजिया, पैंथलासा, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। यहीं से शुरुआत होगा एक्चुअल चैप्टर का। पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो ये समझिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग
सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इन पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी के सतह को प्रभावित कैसे करते हैं, कौन से कारक पृथ्वी की सतह को प्रभावित करते हैं। तो एक आम जन धारणा है, जैसे आप खुद भी समझते होंगे, जब भी कभी आप देखिए तो पृथ्वी की सतह को दो तरह से प्रभावित किया जाता है। एक तो आप समझते हैं कि ज्वालामुखी आ गया, तो ज्वालामुखी आ गया तो देखिए बहुत सारा लावा सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आ गया लावा, इसका मतलब कि पृथ्वी की सतह को उसने कुछ न कुछ परिवर्तन लाया, उस पर चेंज किया। तो ज्वालामुखी जब सरफेस पे आया तो जाहिर सी बात है कुछ निर्माण हुआ। तो इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर से जो चीज बाहर आ रही है उससे पृथ्वी की सतह पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं। दूसरा, आप ये सोचिए कि जो रनिंग वाटर है, नदियां हैं, आप नदियां देखिए, कभी भी आप देखिए नदियां, या कभी आप हिमालय के क्षेत्र में गए हों या उत्तराखंड गए हों तो वहां आप देख सकते हैं, या आप हिमाचल प्रदेश गए हों तो बहुत गहरे गहरे जॉर्ज हैं, मतलब कि बगल बगल से खूब ऊंचाई है और बीच में नदियां बह रही हैं। इसका मतलब नदियों ने यहाँ अपर्दन किया है बहुत ज्यादा। अपर्दन का मतलब ये सरफेस ऑफ द अर्थ को लेवल करने में लगी हुई है, जो निर्माण हो रहा है उसको ये विध्वंस कर रही हैं। ये कैसे तत्व हैं? ये बाहरी तत्व हैं, सरफेस के ऊपर काम करने। नदियां क्या है? सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले कारक हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह से डिवाइड करेंगे तो मतलब पहला क्या होगा? पहला होगा कि जो पृथ्वी के अंदर से काम कर रहा होगा और दूसरा पृथ्वी के बाहर काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनको दो भाग में विभाजित कर लीजिए। पहला क्या होगा? इंडोजेनिक। इंडोजेनिक, इनको बोलते हैं अंतर्जात। अंतर्जात, अब कहीं कहीं किताबों में कहीं अंतर्जात लिखा हुआ है, कहीं अंतर्जनित भी लिखा हुआ है। अंतर्जनित, तो आप ये समझ लीजिए अंतर्जनित या अंतर्जात मतलब इंडोजेनिक, जो पृथ्वी सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर से वो बल लग रहा हो, वो फैक्टर्स। जो फैक्टर्स का मतलब वो बल, कारक, कुछ भी आप यहाँ पे कह लीजिए। और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे बाहर से लग रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? बहिर्जनित बल। भाषा संबंधी अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर लग रहा है। अब इन दोनों के भी अलग अलग भाग हैं। तो इंडोजेनिक यानी कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर से बल लग रहा है उसको भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। दो पार्ट में बांटा जाता है। टाइम टेकिंग टू इंड्यूस वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कितने समय में कौन सा बल लग रहा है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं डायास्ट्रॉफिज्म, थोड़ा कठिन शब्द लिखा हुआ है डायास्ट्रॉफिज्म, ये इसको बोलते हैं मंद बल, स्लो, जिसको बोलते हैं स्लो। स्लो मतलब कि बहुत धीमे गति से लगता है। डायस्ट्रोफिज्म मतलब स्लो, बहुत धीमे गति से लगता है। एक्चुअल जो डायस्ट्रोफिज्म की हिंदी लिखी हुई है वो लिखी हुई है पटल विरूपण। पटल विरूपण, ये बहुत धीरे धीरे लगता है। पटल विरूपण एक्सोजेनिक फोर्स है, डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं मंद बल है, स्लो। और दूसरा बल होता है सडन। सडन मतलब त्वरित। त्वरित में आप जैसे ही ध्यान दीजिए, त्वरित में दो तरह का बल होता है। एक तो होता है ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, बल भी बोल सकते हैं, कारक भी है पृथ्वी के सतह पर वेरिएशन डेवलप करने के लिए। दूसरा है भूकंप। तो भूकंप से एक बात याद ध्यान रखने वाली ये है कि भूकंप से कोई आकृति नहीं बनती है, भूआकृति। भूकंप एक क्या है? परिणाम है। भूकंप एक प्रक्रिया ऐसा सच नहीं है, भूकंप परिणाम है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ऐसे देखेंगे सब्सिक्वेंटली कि भूकंप वहीं आता है जहां ज्वालामुखी होता है या पटल विरूपण होता है या एक्सोजेनिक फोर्सेस में कुछ अप्लाई होता है, वहां भूकंप आता है। भूकंप एक प्रक्रिया ना होकर के परिणाम है, रिजल्ट है किसी चीज का। इसलिए अभी के लिए कंसीडर करेंगे कि जो फोर्स है सरफेस ऑफ द अर्थ को अफेक्ट करने वाले वो इंडोजेनिक है और एक्सोजेनिक। धरती के अंदर से लगेंगे तो इंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल बोलेंगे। बहिर्जनिक मतलब एक्सोजेनिक, बाहर से लग रहे हैं। अंतर्जनित, अंदर जो जिनका जनरेशन है वो दो तरह से हो सकते हैं, डायस्ट्रोफिज्म यानी कि मंद बल और सडन यानी कि जो त्वरित लगते हैं। और मंद बल यानी कि धीरे धीरे जो लगता है उसको डायस्ट्रोफिज्म यानी कि पटल विरूपण भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
इनको भी आगे धीरे धीरे हम डिवाइड करना चाहेंगे। डायस्ट्रोफिज्म बल भी दो तरह का होता है। अगर हम डायस्ट्रोफिज्म बल को दो और पार्ट में डिवाइड करें तो एक को बोलते हैं इपीरियोजेनिक और दूसरा होता है ओरोजेनिक। कभी कभी प्रश्न पत्र में सीधा सीधा इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी में ही उतार करके यहाँ पर इपीरियोजेनिक लिख देते हैं ऐसे, तो इसलिए कुछ चीजों को आप ऐसे हूबहू शब्द को उतार लीजिए, इपीरियोजेनिक और दूसरा ओरोजेनिक। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। फिर से हमने क्या देखा कि सतह को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक तो अंतर्जात बल जो कि धरती के अंदर से लग रहा है, और दूसरा बहिर्जात बल या बहिर्जनित बल जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर लग रहा है। इन दोनों से धरती पर वेरिएशन पैदा हो रहे हैं। अंतर्जात बल दो तरह का हमने देखा, उन दो तरह को क्या बोलेंगे? इंडोजेनिक को डायस्ट्रोफिज्म यानी कि पटल विरूपण, और ये किस तरह का होता है? मंद गति से चलने वाला। और दूसरा हमने क्या देखा था? सडन बल, सडन यानी कि त्वरित में दो हमने देखा था, ज्वालामुखी होगा और भूकंप होगा। तो भूकंप से रिलेटेड हर चीज जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उस पर हम देख चुके हैं, एक सेपरेट लेक्चर इससे सब्सिक्वेंट पहले लिया था प्रीवियसली। तो भूकंप हो चुका है कंप्लीट, ज्वालामुखी सेपरेट लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि पटल विरूपण क्या है। पटल विरूपण में भी दो चीजें हैं। पहला क्या है? इपीरियोजेनिक। ये क्या है? महाद्वीपीय निर्माण का बल है, महाद्वीप निर्माण बल। और ये कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर। इस पर हम चर्चा करेंगे, महाद्वीपीय निर्माण बल। दूसरा क्या होगा? ओरोजेनिक। ये क्या है? ओरोजेनिक, ये क्षैतिज लगता है बल, ये क्षैतिज लगने वाला बल है, हॉरिजॉन्टल लगने वाला, इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। ये चीजें आप ऐसे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम अपना चार्ट कंप्लीट करेंगे। कारक अंतर्जात हुए, बहिर्जानित हुए। अंतर्जनित जो हुए वो डायस्ट्रोफिज्म यानी कि पटल विरूपण, मंद गति से चलने वाले। फिर है दूसरे त्वरित यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप। मंद गति से चलने वाले दो प्रकार के, इंडोजेनिक या ओरोजेनिक। इंडोजेनिक को महाद्वीपीय निर्माण बल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तरीके से लगते हैं। और ऊर्ध्वाधर महाद्वीप का निर्माण होगा तो महाद्वीप के निर्माण में महाद्वीप भी बनेगा और पठार भी बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, महाद्वीप भी बनेगा और पठार भी बनेगा यहीं पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो महाद्वीप और पठार बनने की जो थ्योरी है, चर्चा है, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स के द्वारा, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको बोलते हैं पटल विरूपण थ्योरी या भूपर्पटी सिद्धांत, भूपर्पटी टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक को मतलब हिंदी में भी प्लेट टेक्टोनिक लिख देते हैं, इंग्लिश में तो प्लेट टेक्टोनिक कहा ही जाता है। भूपर्पटी संचलन सिद्धांत कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी भी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी भी है। तो ये सब जो थियरीज हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये आगे देखेंगे हम। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। दूसरा ओरोजेनिक यानी कि पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं, जिनसे कि पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, वो क्षैतिज बल लगते हैं। उसमें तीन तरह के बल की हम चर्चा करेंगे, तीन तरह के बल की चर्चा करेंगे। पहला कौन सा होगा? संपीडन बल यानी कि कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस से जैसे हिमालय बना है, वलित पर्वत यहाँ से बनते हैं। दूसरा है टेंशनल स्ट्रेस। टेंशनल स्ट्रेस का मतलब तनाव, ये इनसे रिफ्ट वैली भ्रंशन होता है, रिफ्ट वैली बनती है इससे। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फोल्ड। तो ये तीन तरह के बल होते हैं पर्वत निर्माणकारी, संपीडन, टेंशनल और ट्रांसफॉर्म। मुख्यतः संपीडन और टेंशनल ही पढ़ा जाता है एग्जाम में। ट्रांसफॉर्म के सिर्फ एक दो एग्जाम्पल है, सीरा नरेदा वास्टाच जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, तो उसके बहुत कम उदाहरण है। तो ये चार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम अभी। अब देखिए बहिर्जनित जो बल हैं, जो बाहर सरफेस ऑफ द अर्थ के बाहर लग रहे हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहले हम चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहिर्जनित बल भी दो प्रकार के हैं।
इन दोनों प्रकार के बलों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसको एक को बोलते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन की हिंदी लिखी हुई है तल संतुलन। तल संतुलन यानी कि सरफेस जो है उसको संतुलित करना, ग्रेडेशन। और दूसरा होता है वेदरिंग। वेदरिंग इस पर डिटेल से चर्चा होगी। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, हिंदी होती है इसकी अपक्षय। वेदरिंग के साथ साथ एक चीज और लगी रहती है, मास वेस्टिंग की क्षरण। अपक्षय के साथ बृहद क्षरण, अपक्षय के साथ साथ बृहद क्षरण यानी कि वेदरिंग प्लस मास वेस्टिंग। और दूसरा होता है ग्रेडेशन यानी कि तल संतुलन। ग्रेडेशन यानी कि तल संतुलन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। इसमें होता है कि आपका डिग्रेडेशन और दूसरा होता है अग्रेडेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए कोई पहाड़ है, उसको पानी काट काट के मतलब गहरा किया जा रहा है, तो वो डिग्रेड कर रहा है, उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसी को एक्चुअली अपक्षय का ये परिणाम है, डिग्रेडेशन। ठीक है, इसी को मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्षरण कह सकते हैं आप इसको। और अग्रेडेशन का मतलब होता है तल्लोचन, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तल्लोचन एनसीईआरटी और एनआईएस में, या अधिवृद्धि लिखा हुआ है। तो थोड़ा कठिन भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे अब मान लीजिए पर्वत काट काट करके ले जाके नदियां कहीं पे जमा करके उसको क्या बना रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं। तो डेल्टा एक अग्रेडेशन का परिणाम है, मतलब कि अतिवृद्धि हो रही है, तल मतलब तल का जो है उन्नयन हो रहा है, तल्लोचन बोलते हैं उसको, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये मतलब इतनी चीजें हैं जो हमें समझनी थी कि कारक जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो दो कारक लग रहे हैं वो अंतर्जात यानी कि धरती के अंदर से पैदा हुए हैं, दूसरा बहिर्जन्य यानी कि धरती के बाहर पैदा हुए हैं। और उसमें भी मंद और त्वरित दो तरह के हैं। मंद मतलब डायस्ट्रॉपिज्म, जिसको कि पटल विरूपण भी बोलते हैं। इसमें भी दो तरह के फोर्स हैं, इपीरियोजेनिक फोर्स एंड ओरोजेनिक फोर्स। इपीरियोजेनिक फोर्स इन द सेंस महाद्वीपीय निर्माण बल है, ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स लगते हैं, सॉरी, उसमें वर्टिकल फोर्स लगेगा तो महाद्वीप बनेगा। महाद्वीप बनेगा मतलब जैसे अफ्रीका, एशिया, ओसनिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बनेंगे। और दूसरा पठार बनेगा। ओरोजेनिक क्षैतिज बल लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये क्या है? पर्वत निर्माणकारी, इससे पर्वत बनता है, पर्वत पठार। संपीडन, टेंशनल और ट्रांसफॉर्म तीन तरह के होते हैं। बहिर्जनित वाले में दो तरह के हैं, ग्रेडेशन और वेदरिंग प्लस मास वेस्टिंग। वेदरिंग और मास वेस्टिंग को अपक्षय और बृहद क्षरण बोलते हैं। ग्रेडेशन को तल संतुलन। उसमें दो प्रक्रिया है, डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि क्षरण होना, और अग्रेडेशन मतलब होता है कि तल्लोचन यानी कि अधिवृद्धि, कहीं पे एक चीजें इकट्ठा होना। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाएं, अब देखिए कहीं पर भी अगर कोई चीज डिग्रेड हो रही है और कोई चीज अग्रेड हो रही है, अग्रेडेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रही है। डिग्रेड हो रही है कहीं पे मतलब क्षरण हो रहा है, और अग्रेडेशन मतलब कि कहीं पे कोई चीज इकट्ठा हो रही है। तो आप सोचिए, क्षरण होकर के इकट्ठा होने में वो चीज जहां क्षरण होगी वहीं तो इकट्ठा नहीं होगी, तो कुछ दूर वो चल करके जाएगी। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन याद रखिएगा। एग्रेडेशन को कहीं कहीं निक्षेपण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कोई तो ऐसा होगा, कोई तो वो बल होगा, कोई तो वो एजेंट होगा जो डिग्रेड करेगा और एग्रेड करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। कोई तो ऐसी सुविधा होगी, बल होगा। वो बल भूगोल में, ज्योग्राफी में 5 प्रकार के बताए गए हैं, उनको आपको रटना जरूरी है। इन बलों के द्वारा जो धरती पर प्रक्रिया, जो धरती पर आकार बनाए जाते हैं, वो आकार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 5 कारक हैं उनके द्वारा जो भी निर्माण होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5 प्रकार के कारक जो डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेते हैं, उन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। वो 5 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है जल। जल के ही 3 टाइप के कंस्टिट्यूएंट हैं जिनसे ये होता है। जल का मतलब होता है रनिंग वाटर, ठहरा हुआ जल नहीं, रनिंग वाटर। प्रवाहमान जल, प्रवाहित जल, और वाहित जल भी कहीं कहीं लिखते हैं। रनिंग वाटर यानी प्रवाहित जल। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? नदी।
दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल ये भी प्रवाहित होता रहता है धरती के अंदर। कभी आपने बीबीसी की सीरीज देखी होगी तो वहां बहुत अच्छे अच्छे लाइमस्टोन के जो पर्वत बने रहते हैं, जहां पर स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट ये सब चीजें बनती हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है पोली वाला ये सब चीजें किससे संबंधित है, भूमिगत जल से संबंधित है, वर्षा जल से संबंधित, रनिंग वाटर या किससे, इसका टाइप की चीजें ये सब पूछा हुआ है। तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं विंड। विंड से पहले सबसे पहले पानी से संबंधित चीजें देख लीजिए। दो तो हमने देख लिया, वर्षा जल